फ्लो सेपरेशन। तो फ्लो सेपरेशन की बात करें तो ये क्या होता है, जब फ्लूइड की जब फ्लूइड किसी बॉडी की सतह के साथ बहते समय किसी बिंदु पर सतह को छोड़ देती है और उससे अलग हो जाती है, तो इस घटना को फ्लो सेपरेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो सामान्य स्थिति में फ्लूइड बॉडी की सतह से चिपक कर बहता है, लेकिन बॉडी के पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ने के कारण फ्लो सतह से अलग हो जाती है। यहीं से वेग बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी बात समझे तो होता क्या है कि कोई बॉडी है, ठीक है, ऐसे तो ये जो फ्लूइड होता है, जैसे एयर भी एक तरह का फ्लूइड ही तो है। तो जब ऐसे आएगा बहते हुए, तो अंत में जाकर के ये चीज़ें अलग होती है, जो बॉडी और ये बॉडी और एयर एक दूसरे से अलग होती है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उसी क्रिया को बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। और इसी की वजह से हमारा जो ये वेग बनता है, ये बात याद रखना है कि वेग बनता है इसी के वजह से। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये फ्लूइड है जो आ रहा है इस गाड़ी के सरफेस टच किए हुए, लेकिन ये यहाँ पॉइंट पे आकर के अलग हो जाती है। सेपरेशन पॉइंट इसको बोलते हैं। और पीछे एक तरह का डिस्टर्बेंस बनता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वेग। उसी डिस्टर्बेंस को वेग बनते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट इसका रीजन है, शार्प कॉर्नर और एजेस भी इसका रीजन है, और ब्लंट बॉडी से भी इसका कारण होती है। इफेक्ट की बात करें तो बॉडी के पीछे वेग बनता है, प्रेशर ड्रैग बढ़ जाता है, एनर्जी लॉस बढ़ जाती है, इफिशियंसी कम हो जाती है, ये सब चीज़ें होती है। वेग के संबंध में अगर हम बात करें तो फ्लो सेपरेशन के कारण ही बॉडी के पीछे वेग बनता है, अर्थात सेपरेशन से वेग बनता है। वेग से प्रेशर ड्रैग और प्रेशर ड्रैग, देखो वेग बनता है, वेग की वजह से प्रेशर जो ड्रैग होता है वो बढ़ जाता है। हमने ड्रैग पढ़ा था, उसमें बताया था कि ड्रैग दो प्रकार का होता है, फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग। तो प्रेशर ड्रैग बढ़ जाता है वेग बनने के वजह से। अगला है फिर एनर्जी लॉस कम हो जाता है। अब देखो उदाहरण की बात करें तो सिलेंडर, क्यूब, ब्लंट जैसी बॉडी में फ्लो सेपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी जैसे कि एयरप्लेन, बोट में सेपरेशन देर से या कम होता है। अब और कुछ पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो फ्लो सेपरेशन फ्लूइड का सतह से अलग हो जाना होता है। हमने बता दिया आपको। फिर सेपरेशन के बाद वेग बनता है, ये भी समझा दिया। सेपरेशन की वजह से प्रेशर ड्रैग बढ़ जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप सेपरेशन कम करती है, ये चीज़ हमने आपको समझा दिया है। वन लाइनर में आप पढ़ना चाहे तो जब फ्लूइड बॉडी की सतह को छोड़कर अलग हो जाता है तो इसे ही फ्लूइड सेपरेशन कहते हैं। इस चीज़ को मैंने बड़ा अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, ये चीज़ें भी हमने समझा दिया। फ्लो सेपरेशन के वजह से वेग बनता है और प्रेशर ड्रैग बढ़ जाता है। अब अगला है एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है कोरियोलिस फ्लोमीटर। कोरियोलिस फ्लोमीटर, तो यह द्रव की फ्लो रेट को मापता है। क्या मापता है? द्रव के फ्लो रेट को मेजर करता है। यह द्रव तथा गैस दोनों के फ्लो मास को रेट को माप सकता है। किसको? द्रव को भी और गैस को भी। ये बात याद रखना है कि दोनों के मास फ्लो रेट को मेजर कर सकता है। इसमें कोरियोलिस इफेक्ट तथा वेरिएशन का उपयोग होते हैं। इसमें कोरियोलिस इफेक्ट और वाइब्रेशन का यूज करके इसका प्रयोग करते हैं, इसका मापन करते हैं। किसको? फ्लो रेट को। तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ट्यूब में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और इसी की वजह से हम फ्लो रेट का मेजरमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, तो ये है लेमिनार फ्लो। तो देखो ये हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट के लिए। तो लेमिनार फ्लो में अधिकतम वेग भी मैक्स और औसत वेग भी एवरेज का संबंध भी मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज का 1.5 गुना होता है। लेकिन ये जो संबंध होता है ना, ये संबंध होता है प्लेट के लिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए समांतर प्लेट, जो पैरेलल दो प्लेट होती है ना, उसके लिए ये संबंध होता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो एवरेज वेलोसिटी का 1.5 गुना होता है, या बोले तो 3/2 गुना होता है। ये प्लेट के केस में है, ये बात याद रखना है। वही जब पाइप के केस में आ जाएगा तो यहाँ पे 2 गुना हो जाता है। अभी हम इस आगे आपको दिखाएंगे दोनों को कंपेरिजन करके।
अगला है पोरस सॉइल में बर्नौली पर में। तो यदि पानी पोरस सॉइल में प्रभावित हो रही है तो बर्नौली समीकरण में वेलोसिटी हेड को नगण्य माना जाता है। मतलब ये है कि वेलोसिटी हेड नगण्य मतलब कोई रुकावट नहीं है, वो आराम से फ्लो होता चला जा रहा है। इसलिए क्योंकि वेग बहुत कम होता है तो हम लोग उसके वेलोसिटी हेड को नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो। ये पाइप की हम बात कर रहे हैं। पाइप में तो सर्कुलर पाइप में लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। पाइप के सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। देखिए ये भी लिखा भी तो हूँ, भी बराबर बी मैक्सिमम। और पाइप के वाल पर वेलोसिटी जीरो होती है। और जो वाल होता है ना ये पाइप का, यहाँ पे वेलोसिटी एकदम जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कार्य करता है। जो जो सतह होती है उस सतह पर फ्रिक्शन कार्य करता है, जिसकी वजह से वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और जैसे 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 दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती हुई, और इस तरह से ये पैराबोला आपको देखने को मिलता है। और लेकिन जब बात करेंगे, यहीं पे समझा रहे हैं, जब शियर फोर्स की बात की जाएगी तो ये चीज़ें डायग्राम ऐसे बन जाती है। ऐसे मतलब ऐसे बनते हैं डायग्राम ऐसे। क्यों? क्योंकि शियर फोर्स फिर, सॉरी माफ़ करना, ऐसे, हाँ ठीक है सही बात है, ऐसे बनती है। यहाँ पे फिर मैक्सिमम शियर फोर्स होता है और बीच में मिनिमम होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से समझा दूँ तो देखिए, जब बात करेंगे वेलोसिटी का तो ऐसा बनेगा, और जब बात करेंगे शियर फोर्स का तो फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब अगला क्या है, ये देखिए स्टेडी फ्लो। क्या? स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। तो हमने इस चीज़ को बता चुका है बार बार कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे रो बी और उसका जो रो बी और पी बदलता है कि नहीं। अगर बदल रहा है तो उसे अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। यदि न अब देखो, यदि नदी का वाल्व, नल का वाल्व क्रम से खोला या बंद किया जाए, नल लिख दो, नल का वाल्व खोला या बंद किया जाए तो वहाँ जो फ्लो होगा उसे अनस्टेडी बोलेंगे। क्योंकि तुम तुरंत बंद करो तुरंत खोलोगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर डेंसिटी सब बदलेगा, इसीलिए अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। वाल्व की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, इसे अनस्टेडी फ्लो होता है। समय के साथ देख रहे हो, समय यहाँ भी आ गया है। लेमिनार फ्लो में हेड लॉस के लिए फार्मूला होता है 32 म्यू बी एल अपान रो जी डी स्क्वायर। आपको ऐसे याद रखना है, 32 म्यू बी एल अपान रो जी डी स्क्वायर। यह सूत्र लेमिनार फ्लो हैगन प्यूडल के लिए है। ठीक है, मेनिन फार्मूला या इस चैनल होता है ना, ओपन चैनल में ये प्रयोग होता है। किसमें? ओपन चैनल में वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए ये प्रयोग होता है। किसमें? ओपन चैनल में। बात आपको याद रखनी है, यहाँ लिखा भी तो हूँ, देखो ओपन चैनल के फ्लो में ये यूज होता है। ठीक है, v बराबर 1/n, r पे पावर 2/3, s पे 1/2, s पे 1/2। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करें तो चीज़ें क्या है ये भी देख लो। भी क्या है? मीन वेलोसिटी या फ्लो रेट। क्या? मीन वेलोसिटी या फ्लो। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। और एन क्या है? मेनिन कोफिशिएंट या रफनेस गुणांक बोलते हैं। ठीक है, आर क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस ए बाई आर। और एस क्या है? बेड स्लोप। ठीक है, और यह सूत्र ओपन फ्लो चैनल के लिए, ओपन चैनल फ्लो में प्रयोग होता है। ये चीज़ हम आपको बता दिया है, और ये चीज़ें आपको पढ़ लेना है पॉज करके, क्योंकि वही चीज़ें हमने शॉर्ट में बताया हुआ है। ठीक है, क्लीन कर देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ पाओ अच्छे से। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे रिवीजन करते हुए चलते हैं। तो आगे देखते हैं। अब ये देखो, अभी मैंने आपको समझा रहा था ना, उस चीज़ को यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक साथ में, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैं भी कन्फ्यूज हो रहा था बार बार, तो जिसको मैंने एनालाइज किया कि चीज़ ऐसी हो रही है। देखिए जो लेमिनार फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोली होती है। सर्कुलर पाइप, अगर बात सर्कुलर पाइप की बोली जाए, यानी ये देखिए, तो यहाँ पे जो भी मैक्स है वो भी एवरेज का 2 गुना होता है। और जब बात पैरेलल प्लेट की बात होती है तो 1.5 गुना होता है। बस ये बात याद रखना, और चीज़ें मैंने आपको ये समझा दिया है। और इसमें भी पैराबोली ही होता है इसका प्रोफाइल, और इसमें पैराबोल ही होता है इसका प्रोफाइल। और चीज़ें हमने आपको बता दिया, और चीज़ें आप पढ़ लेना भी, कहाँ मैक्सिमम होता है कहाँ कम होता है। ये चीज़ हमने आपको अच्छे से समझा दिया पहले ही। अब ये इस चार्ट में भी आप पढ़ सकते हो, पाइप के लिए 2 गुना होता है और प्लेट के लिए 1.5 गुना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको अच्छे से समझा दिया है आपको। ठीक है, अब देखिए
अब आप कुछ पॉइंट्स आते हैं और इनको देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड किसे बोलते हैं? तो वह द्रव जिसका कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस विकृति की दर यानी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के समानुपाती होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। या ऐसे बोले तो जो न्यूटन का रूल फॉलो करे उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहा जाता है। तो न्यूटन का रूल क्या है भाई? तो जो जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस उसके स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल जैसे ही हटाओगे आ जाएगा म्यू, ठीक है। और म्यू को बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? डायनामिक विस्कोसिटी। तो इस तरह से हम बात करें, अगर हम इस तरह से हम बात करें तो क्या हो गया? टाउ बराबर म्यू डी यू अपन डी वाई, ठीक है। यहाँ टाउ क्या होता है? शियर स्ट्रेस होता है। म्यू क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी। और डी यू अपन डी वाई रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये आप चीज़ को याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूटन का विस्कोसिटी का नियम है। टाउ बराबर म्यू अपन डी यू अपन डी वाई। और वही ए की बात करते हैं, बोल दे शियर फोर्स से बताओ, ये शियर स्ट्रेस है। जब शियर फोर्स की बात कर देगा तो यहाँ पे एफ लिख देना और यहाँ पे ए कर देना, क्योंकि फोर्स बराबर तो स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। ऑलरेडी स्ट्रेस पता है, यहाँ पे तुम एफ ए से गुणा करा दोगे तो ये फोर्स बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कंप्रेसिबिलिटी तो पता ही है, ये आप कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं समझ रहा हूँ। कंप्रेसिबिलिटी हम बी से दिखा देते हैं ताकि बी अक्सर देखते हैं, तो बी बराबर 1/k, ठीक है। ऐसे याद रखो तो अच्छे से याद रहेगा, वरना आप कन्फ्यूज आ जाओगे, ठीक है। यहाँ भी के लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो। तो जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, बल्क मॉडुलस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बल्क मॉडुलस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको याद रखना है, बस ये फार्मूला हमने बताया, उस फार्मूला को याद रखना है। ये चीज़ें यहाँ पे के कर लो, यहाँ भी कर लो, ये भी ठीक है, बट कंफ्यूज क्यों कर दोगे हो जाओगे, क्योंकि नीचे का फार्मूला में थोड़ा दूसरा मान लिया हूँ, इसीलिए इस चीज़ को मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखिए, बल्क मॉडुलस की हम बात करें तो के बराबर 1/v डेल्टा v अपान डेल्टा पी, ठीक है। के बराबर 1/v। और प्रेशर बदलने से आयतन में क्या परिवर्तन होता है, इन दोनों को ले लेना है और 1/v से गुणा करा देना है। तो ये हमारा निकलता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो 1/v डेल्टा v अपान डेल्टा पी, ठीक है। तो v क्या है? तो प्रारंभिक आयतन। डेल्टा v क्या है? तो आयतन में जो परिवर्तन हो गया है, अभी जो पहले था वो और बाद में दबाने के बाद हो गया वो। और डेल्टा पी क्या? दाब में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब ये डायनामिक विस्कोसिटी देख लीजिए क्या होता है। तो वही जो म्यू आया था ना, उसी को दोबारा समझा रहा हूँ दूसरे तरीके से। जो ये म्यू होता है ना, जो न्यूटन का सयांतर नियम, जो न्यूटन का विस्कोसिटी नियम है, उसमें जो म्यू आता है ना प्रोपोर्शनल हटाने के बाद से, तो उसी को बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर, या बोले तो पास्कल इंटू सेकेंड। क्यों? ठीक है, इसको आप मैं भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे याद रख लो, न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि हम लोग डिवीजन कर रहे हैं और टाइम नहीं है, बहुत लंबा जाना है। न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर, या बोले तो पास्कल इंटू सेकेंड, ऐसा ही मात्रक हो गया। और पॉइज सिस्टम में बात करो तो एक पॉइज बराबर होता है 0.1 न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर, यानी पॉइज छोटा मात्रक हो गया। और न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या बोले तो पास्कल सेकेंड बड़ा मात्रक हो जाता है। अब ये बात ऐसे याद रखना बस सिंपल सी, क्योंकि कभी पॉइज दे देता है और हम लोग को जाना होता है मीटर पास्कल सेकंड में जाना होता है हम लोग को, तो सीधे क्या करो तुम 0.1 से गुणा करा दो, उसे ना याद रखो। जब पॉइज दिया होगा तो 0.1 से गुणा करा दो, तुम पहुंच जाओगे पास्कल इंटू सेकंड में या न्यूटन इंटू सेकंड इंटू बाई मीटर स्क्वायर में। अगर सेंटी पॉइज एक सेंटी मतलब जानते 10⁻² होता है, पता है ना, सेंटी का मतलब 10⁻² होता है। तो फिर 10⁻² जैसे करोगे पॉइज के सामने लगाओगे तो 0.01 पॉइज हो जाता है, 1 सेंटी पॉइज बराबर। ठीक है, हमने यह चीज़ आपको समझा दिया। आगे हम बात करें तो न्यूटन नॉन न्यूटन फ्लूइड देख लो। तो नॉन न्यूटन फ्लूइड पर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लागू नहीं होता है। नो स्लिप कंडीशन, इसमें नो स्लिप कंडीशन लागू होता है, ये बात आप याद रखना है कि नो स्लिप कंडीशन किस पे लागू होता है, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पर लागू होता है। नो
स्लीप कंडीशन, ये बात आपको याद रखनी है। नो स्लीप कंडीशन किस पे लागू होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड पे नहीं बल्कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे लागू होता है। अब मैं आपका रीजन करते हैं हम लोग किस चीज़ का, काइनेटिक विस्कोसिटी। तो ये बड़ा भाई है डायनामिक विस्कोसिटी। काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है? जो डायनामिक विस्कोसिटी में आप डेंसिटी से भाग कर दो तो म्यू बराबर म्यू अपान रो। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी और रो क्या डेंसिटी, तो एस आई बराबर होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। मात्रक इन दोनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रोक बराबर होता है, स्ट्रोक इसका सीजीएस मात्रक होता है, एक स्ट्रोक बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। कई बार सेंटी स्ट्रोक, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, कई बार सवाल में आपको स्ट्रोक दे देगा और आपको तुरंत जाना होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट 10⁻⁴ से गुणा कर लो। अगर सेंटी स्ट्रोक दे दिया होगा तो 10⁻⁴ से तुरंत गुणा करा के निकल चले जाओ एम स्क्वायर पर सेकंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला तो ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो ये टाउ बराबर म्यू डी अपन डी वाई बता ही दिए हैं, न्यू बराबर म्यू अपान रो बता ही दिए हैं, और के बराबर 1 माइनस भी अपन डेल्टा पी हमने आपको ये बात बता ही दिया है। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन के बारे में देख लो। तो सरफेस टेंशन क्या होता है ना कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही सरफेस टेंशन कहलाता है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है, या बोले तो जूल पर एरिया भी होता है, जूल पर एरिया भी इसका मात्रक होता है, जूल पर एरिया। और 20 डिग्री पर पानी का पृष्ठ तनाव की हम बात करें 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है, 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है 20 डिग्री टेम्परेचर पर इसका। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको बता दिया है, आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। हमने चीज़ें आपको ऊपर बता दिया, वो चीज़ें यहाँ पे हमने इन शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखो, ठीक है, अब ये कुछ फ्लूइड्स के बारे में, नॉन न्यूटन फ्लूइड देखो हम बताते हैं। वे फ्लूइड जिन पर न्यूटन्स ला लागू नहीं होता उसे नॉन न्यूटन फ्लूइड कहते हैं। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, इसको एन लेस देन 1 होता है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए एन लेस देन 1 होता है। इसमें क्या होता है कि शियर रेट बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटती है, यानी बोले तो द्रव पतला होता चला जाता है। तो पी स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड में द्रव पतला होता चला जाता है, जैसे कि पेंट, ब्लड, प्लास्टिक और गम। पेंट, ब्लड, प्लास्टिक और गम ये आता है, स्यूडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और इसका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, अगला आगे है डाइलेटेंट फ्लूइड, इसमें एन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और शियर रेट बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ती, यानी द्रव गाढ़ा होता चला जाएगा। ठीक है, उदाहरण कॉर्न, स्टार्च, सॉल्यूशन, सैंड, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। ठीक है, एन 1 से बड़ा होता है। बिंघम प्लास्टिक की बात करें, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की बात करें तो इस द्रव के बहने से पहले इल्ड स्ट्रेस की आवश्यकता होती है। टाउ ग्रेटर देन टाउ वाई होने पर ही प्रवाह शुरू होता है। टूथपेस्ट या क्रीम, तो इल्ड स्ट्रेस होता है, उसको पार कराना पड़ेगा आपको शियर दे करके, तो जा करके ये फ्लो करेगा। टूथपेस्ट हो गया, क्रीम हो गया, ये सब चीज़ें, इसका जो देख रहे ये आपको इतना देना पड़ेगा तो जा करके ये फ्लो करेगा, आपको इतना देना पड़ेगा टाउ वाई। ठीक है, अगला थिक्सोट्रॉपी फ्लूइड क्या है? समय के साथ विस्कोसिटी घटती है, उसे हम लोग थिक्सोट्रॉपी फ्लूइड बोलते हैं, जैसे कि पेंट हो गया, जेली हो गया। ठीक है, रियोपेक्टिक फ्लूइड, समय के साथ विस्कोसिटी बढ़ती है, ये घटती थी और बढ़ती है। उदाहरण जिप्सम, प्रिंटर, इंक इत्यादि। ठीक है, विस्कोसिटी नापने के यंत्र की बात करें तो रेडबुक, सेबोल्ट या इंगलर। रेडबुक, सेबोल्ट और इंगलर विस्कोसिटी मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये चीज़ें स्टडी ऑफ फोर्स एंड मोशन, डायनामिक ऑफ फ्लूइड, तो फ्लो बिहेवियर इंडेक्स एन बोलते हैं, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स बोलते हैं एन को। ठीक है, तो यहाँ एन यूज हो रहा था ना, ये सब इसे बोलते हैं फ्लूइड बिहेवियर इंडेक्स। एन बराबर 1 होता है। ठीक है, न्यूटन्स
न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n बराबर 1 होता है, ठीक है। और वहीं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए n 1 से कम होता है और डायलेटेंट के लिए n 1 से ज़्यादा होता है। और ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, ठीक है, सबका ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी कुछ दिया है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़रूरी चीज़ है। न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो वाटर, एयर, ये सब क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड में आते हैं। सूडो प्लास्टिक में बात करें तो ब्लड, पेंट, ये सब सूडो प्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। डायलेटेंट की बात करें तो कॉर्न, स्टार्च, सॉल्यूशन, ये सब हमारे डायलेटेंट में आते हैं, ठीक है, डायलेटेंट में आते हैं। बिंगम प्लास्टिक की बात करें तो टूथपेस्ट एक तरह का बिंगम प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। थिक्सोट्रॉपी की बात करें तो पेंट थिक्सोट्रॉपी में आता है। रियोपेक्टिक की बात करें तो जिप्सम रियोपेक्टिक में आता है, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वही एग्जाम्पल एक बार फिर है, ठीक है। आप इसको फिर पढ़ दे रहा हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड, एयर वाटर ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड में आते हैं। रियो प्लास्टिक फ्लूइड तो ब्लड, केचप, ब्लड याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। डायलेटेंट फ्लूइड में कॉर्न, स्टार्च, सॉल्यूशन, ठीक है, बेट सैंड, ये सब। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में टूथपेस्ट, क्रीम। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड में पेंट, जेली, ठीक है। रियो प्लास्टिक फ्लूइड में जिप्सम याद रखना, जिप्सम पेस्टर, प्रिंटर, इंक, ये सब आते हैं। पृष्ठ सरफेस टेंशन एवं कोशिकत्व, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य जिम्मेदार संसंजन बल होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन का मुख्य जिम्मेदार कौन होता है, कोहेजन फोर्स होता है, ठीक है। ताप घटने पर द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे पृष्ठ तनाव बढ़ता है। मतलब बोले तो ताप घटने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है और ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटता है, इसे याद रखो, ठीक है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है, बात अभी बताया मैंने आपको। जब एक स्वच्छ नली की कांच की नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी की सतह ऊपर के उठ जाती है, इसे ही कैपिलरी राइज कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटता है और ताप घटाने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा अच्छा दिखता है। देखो, सिलेंडर जेट की हम बात करें अगर, तो उस समय जो अतिरिक्त दाब होता है उसको निकालने के लिए डेल्टा पी अपान टू सिग्मा अपान डी होता है, 2 सिग्मा अपान डी होता है यहाँ पे। और आर के केस में लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत होना भाई, आर के केस में भी लिखा जा सकता है। डी को 2r लिख दो तो कैंसिल हो जाएगा। हम डी के फॉर्म में लिखा हूँ, कई जगह आर के फॉर्म में भी देखने को मिलता है यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज मत होना, तो देखने में इसका रूप बदल जाएगा। सिलेंडर जेट, जब सिलेंडर जेट की हम बात करते हैं, सिलेंडर जेट की बात करें तो उसका होता है 2 सिग्मा अपान डी। और लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं तो होता है 4 या 4 सिग्मा अपान डी। और सोप बबल की बात करते हैं तो उसका है 8 सिग्मा अपान डी। चलो हम इसको याद कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, तो सिलेंडर को ऐसे काट दो, 2 भागों में काट दो, तो 2 काट दिए, यहाँ पे 1 भाग 2 भाग, तो 2 भाग में काटे तो यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। ये याद रखो, सिलेंडर को हमने 2 भाग में काटा था, ठीक है। अब यही देखो, ये ड्रॉप हो गया तो इसको हमने इसे 4 भाग में काट दिया। कैसे काट दिया, 4 भाग में, तो इसको यहाँ पे 4 लिख दो, ठीक है। और जो साबुन है, साबुन से कोई दोस्त ठंडी में 7 दिन 8 दिन नहीं नहाते हैं सब, कोई दोस्त नहीं था 7 दिन 8 दिन, एक सप्ताह तक नहीं नहाते हैं सब, तो एक सप्ताह मतलब लगभग 8 दिन, तो 8 हो गया। तो ये मैं एक थोड़ा सा हिंट दिया हूँ आपको, चीज़ें बस याद हो जाएगी भाई, एकदम पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये चीज़ आप हिट कर जाएगी दिमाग में आपके जब कोई बात आएगी। तो अब देखिए, केशिकत्व के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो कोशिका नली में द्रव के चढ़ जाती है, एच जो हाइट होती है, कितना चढ़ता है केशिकत्व को, तो एच बराबर 4t cos थीटा अपन रो जी डी। देखो फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैं डी के फॉर्म में लिखा हूँ, जब ये फार्मूला अगर आर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो 4 वहाँ बदल कर 2 हो जाएगा। ये बात आप याद रखना कि हमने यहाँ पे डी के फॉर्म में लिखा हुआ है, जब ये आर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो थोड़ा देखने में बदल जाएगा, लेकिन फार्मूला एच बराबर 4t अपन कॉस थीटा अपन रो जी डी होता है। टी क्या है, तो पृष्ठ सरफेस टेंशन है। थीटा क्या है, तो कॉन्टैक्ट एंगल है। और रो क्या है, डेंसिटी है। और जी क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब है। महत्वपूर्ण बिंदु बात करें तो यदि
व्यास डी गुना कर दिया जाए तो केशिका तो ऊंचाई आधी हो जाती है, क्योंकि आप देख भी रहे हो कि इस एच है वो जो डाया के व्युत्क्रमानुपाती होता है वो भी एक घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही तुम डाया बढ़ाओगे 2 गुना करोगे तो उसका आधा हो जाएगा तुम्हारा एच, आधी हो जाती है। और ये देखो यदि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे पारा के लिए 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो द्रव नीचे चला जाता है, यानी डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, द्रव नीचे चला जाता है। और यदि अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो पानी द्रव ऊपर चढ़ जाता है तो राइज होता है। तो जैसे कि मान लो कि ऐसा देखो कि आदमी बुखार होता है, आदमी का 98 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा, तो हम लोग थर्मामीटर से थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर पारा का बना होता है और हम लोग बुखार शरीर का तापमान जब 100 डिग्री 90 से प्लस चला जाता है तो हम लोग पारा का यूज़ करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो चीज़ को। जब किसी मॉडल या प्रोटोटाइप के सभी आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान अनुपात में हो तो इसे ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये आप एक 1 लाइनर फॉर्म में याद रखिए। अगला देखिए रियोलॉजी क्या होता है। तो रियोलॉजी क्या होता है? तो रियोलॉजी यह नॉन न्यूटोनियन तरल का पदार्थ होता है। नॉन न्यूटोनियन तरल पदार्थ का अध्ययन होता है रियोलॉजी, जिसमें कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस और विकृति द्वारा रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच रैखिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, विस्कोसिटी की बीमा की बात करें तो अब डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है, बीमा सूत्र क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी की बीमा सूत्र होता है ml/2 T पर -1 ml पर -1 यानी 11 डी। 11 दिन हो गए भैया, 11 दिन हो गया, 11 दिन हो गए, 11 दिन हो गया, आपको कोई कर नहीं पा रहे हो तो ऐसे याद रखना है कि डी बराबर क्या हो जाएगा? ml पर -1 T पर माइनस ml पर ml पर -1 T पर -1 11 याद रखोगे ना, तो जैसे क्वेश्चन में दिखेगा कि डी दिन 11 तब टी हट कर जाओगे ml पर -1 और टी पर -1। और वहीं काइनेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो नी बराबर L² टी पर -1। ठीक है, ml पर 2 टी पर -1 ml पर 2 टी पर -1 इसका बीमी सूत्र होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, और ये आप फिर वही क्विक रीजन आप यहाँ से आप देख लीजिएगा। क्विक रीजन है उसी चीज़ को जो हमने अभी आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पानी और पारा में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है, पानी और कांच के बीच संपर्क कोण 0 से 30 के बीच होता है, लगभग 28 के आसपास होता है। पानी और कांच के बीच का संपर्क कोण 0 और 30 के बीच होता है। को एडहेजन इसमें ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है कोहेजन के अपेक्षा। जो एडहेजिव ज़्यादा ही बलवान होता है, जैसे इन दोनों के बीच का जो कांच और पानी के बीच एक लक्का लगेगा, एडहेजिव फोर्स लगेगा, तो वो ज़्यादा ही इफेक्ट दिखाता है कोहेजन के ज़्यादातर। इसलिए पानी कांच को भिगो देता है और इसी की वजह से पानी क्या कहता है, कांच को भिगो देता है, क्योंकि एडहेजन ज़्यादा, देखिए एडहेजन ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे एडहेजन पावरफुल होता है तो कांच और पानी के बीच ज़्यादा फोर्स लग जाता है और इस तरह से पानी भिगो देता है इसको कि कोशिका नली में जल और ऊपर भाई भिगोएगा, छिपकेगा तो ऊपर चढ़ जाता है और कोशिका नली में जल ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, वहीं जब पारा और कांच की बात करें हम बात करें पारा और कांच के बीच संपर्क हो तो लगभग 129 डिग्री होता है। कितना? 129 डिग्री। ठीक है, इसमें जब जो पारा के अणुओं के बीच का अणु होता है ना, उसके बीच का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का कारण वो चिपकते नहीं है सही से कांच के वाल से, तो पारा कांच को नहीं भिगोता। कोशिका नली में अवनमन डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, और मतलब कोशिका में क्या होता है, गिर जाता है, ये उठ जाता है। इस तरह ऐसे बनाना चाहिए था, उठ जाता है। ये बात याद रखो, यहाँ चढ़ जाता है और यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, किसी कैपिलरिटी वही चीज़ हमने बताया था, उसी इसको पढ़ देता हूँ। कोशिका नली में द्रव ऊपर या नीचे चढ़ना घटना को केशिकत्व कहते हैं। लगभग 3 mm से अधिक व्यास की नली में केशिकत्व का प्रभाव नगण्य हो जाता है। ठीक है, 3 mm। बहुत छोटी व्यास की नलिकाओं में प्रभाव कठिन होता है, बहुत छोटा भी नहीं ले सकते और बड़ा भी नहीं ले सकते। 3 mm से बड़ा भी लोगे तो दिक्कत होगा, बहुत छोटा भी लोगे तो प्रॉब्लम होगा। छोटे को व्यास के कारण फ्लो रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, इसलिए अधिक प्रेशर और एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दो सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का कारण केवल कोहेजन फोर्स होता है। केवल कोहेजन फोर्स जो होता है सरफेस टेंशन का रीजन
जो अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स है जो एक दूसरे को करीब खींचेगा। जल की बूंद के भीतर या बाहर के दबांतर का सूत्र क्या होगा, P बराबर 2T/R। 2T/R अभी हमने देखा था ना, ये ड्रॉप वाला था, 4T/, हम D लिखे थे। तो क्यों, क्योंकि वो हमने लिखा था किस फॉर्म में, D के फॉर्म में, ये लिखा है R के फॉर्म में। तो अभी समझाया था ना वहाँ पे कि D के फॉर्म में रहेगा, R के फॉर्म में रहेगा। तो ये T के R के फॉर्म में लिख दिया, P/2T/R, और वो था मेरा D के फॉर्म में। सरफेस टेंशन के बीमा की बात करो तो ML T पर -2, ML सॉरी माफ करना, L नहीं है, MT पर -2, MT पर -2 इसका बीमी सूत्र होता है। पारे की श्यानता कितना होती है, 1.56, और पानी की श्यानता 0.89। पानी की ज़्यादा होती है भाई, वो गाढ़ा होता है, सिंपल सी बात है, और पानी की श्यानता 0.89 होती है, ठीक है। और कुछ प्रेशर कन्वर्जन की बात करें तो एक बार कितना होता है, 1,00,000 पास्कल। 1,00,000 पास्कल है ना, एक बार बराबर 10 को 5 या फिर 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है, और 100 किलो पास्कल के बराबर होता है एक बार। एटीएम में बात करें 0.987 एटीएम होता है, और 14.50 PSI के बराबर होता है, 14.50 PSI के बराबर होता है, और 750 mmHg, ठीक है, और 10.19 मीटर वाटर के बराबर होता है एक बार, ठीक है। आगे हम देखें तो इस चीज़ को देखो, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो पदार्थ जैसे कि पानी की रिलेटिव डेंसिटी 1 होता है, वही ऐसे बोलते हैं। पारा कितना 13.6 होता है। हवा का 0.00129 होता है, 0.00129 होता है, ठीक है। और समुद्री जल सी वाटर कितना होता है, 1.02। ऑयल कितना होता है, 0.8, और आइस का 0.9 होता है। अब ये चीज़ आप क्यू के रीजन के तौर पे देखो, वाटर का कांटेक्ट एंगल 0 से 30 डिग्री होता है, मरकरी का कांटेक्ट एंगल 129 डिग्री होता है। सरफेस टेंशन का रीजन ओनली कोहेजन है, और मरकरी का 13.8 रिलेटिव डेंसिटी 13.6 होता है, और सी वाटर का रिलेटिव डेंसिटी 1.02 होता है, और आइस का 0.9 होता है, ठीक है। अगला देखो क्या है, बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर क्या होता है कि यह वह क्षेत्र है जहाँ ठोस सतह के निकट द्रव बहता है, विस्कोसिटी का प्रभाव दिखाई देता है। उस लेयर उस दूरी को बोलते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर। इस क्षेत्र में द्रव का वेग सतह पर 0 होता है, और सतह से दूर जाने पर धीरे धीरे बढ़ता है। ये पाइप हो गया, तो ये सतह के आसपास का जो इलाका होता है ना, आसपास का इलाका जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा होता है जहाँ पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जो सतह का फ्रिक्शन होता है इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। इस एरिया को बोलते हैं हम लोग बाउंड्री लेयर, ठीक है। चीज़ हमने आपको समझाया। बाउंड्री लेयर के कारण फ्रिक्शन रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, ठीक है। बाउंड्री लेयर के कारण फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, ठीक है। अब एंगुलर विस्कोसिटी का बीमी सूत्र क्या होता है, T/-1। एंगुलर वेलोसिटी का जो वेलोसिटी हम लोग जो नॉर्मल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला होता है ना, उसमें एल गायब कर देना है, बस दूरी गायब कर देना है। नॉर्मल का क्या होता है, नॉर्मल वेलोसिटी का L/-1 होता है ना, तो ठीक है, तो एल गायब कर दो, तो एंगुलर वेलोसिटी का निकला T/-1। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, L/-2 होता है, एल गायब कर दो, T-2 हो गया। डिस्चार्ज का क्या होता है, L/3 T/-1, ये निकाल सकते हो ना इस चीज़ को, क्योंकि होता क्या है, अब इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को L/3 और T/-1 होता है। कैनेडिक विस्कोसिटी का अभी बताया था कि L/2 और T/-1 होता है। कैनेडिक विस्कोसिटी का समझाए थे, L/2 और T/-1 होता है, ठीक है। कैपिलरिटी, इस चीज़ को हमने बता चुका, आप इसको देख लेना, इस चीज़ को हमने अभी आपको समझाया था। देखो यहाँ पे डी के फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे टी के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। इस चीज़ को हमने समझा दिया। न्यूटोनियन फ्लूइड वह द्रव जिसकी श्यानता बाहरी बल से प्रभावित नहीं होती है, वाटर, डीजल, केरोसिन, सबके न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। वाटर, डीजल, केरोसिन न्यूटोनियन फ्लूइड में आता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में ब्लड, टूथपेस्ट, जेली, स्टार्च, सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है। कैपिलरिटी क्या होती है, कैपिलरी वेव क्या होती है, तो जल की सतह पर छोटी छोटी तरंगों का कैपिलरी वेव कहते हैं। इनका निर्माण सरफेस टेंशन के कारण होता है। रीजन क्या है कैपिलरी वेव का, तो सरफेस टेंशन। नदी एवं समुद्र में देखें तो नदी का जल समुद्र के जल पर बहता है, क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। नदी का जल समुद्र के जल के ऊपर बहता है, क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है तो नीचे रहेगा, जो कम है ऊपर रहता है। समुद्र में जल
समुद्र में जल का ड्राफ्ट कम होता है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अब ये फ्लो, इस चीज़ को देखिए आप, इस चीज़ को मैंने बता चुका है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। वॉर्टेक्स मोशन क्या होती है? तो फोर्स मोड एक तरह का होता है फोर्स वॉर्टेक्स, द्रव बाहरी बल द्वारा घूर्णन गति करता है। केंद्र के पास द्रव का वेग अधिक होता है, क्यों ये देख रहे हो ना, ये देखो वेलोसिटी, तो ये यहाँ पे पास नहीं दूर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? दूर। यहाँ पे क्या होना चाहिए? दूर। आप केंद्र केंद्र से दूर द्रव का वेग अधिक होता है, क्योंकि आप ये भी जो है आर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे दूरी आर बढ़ेगी, जैसे कि ये एक्सेस होता है, ये होता है ऐसे, जितना ही दूर जाओगे उतनी वेलोसिटी बढ़ती है। फोर्स वाले बात बोल रहा हूँ, और ये बात करें फ्री वाले के लिए, तो पास आने पे वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है। पास आने पे वेलोसिटी बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली होता है। ये बात मैंने आपको समझाया है पीछे, और आपने देखा होगा तो ऊपर पीछे मैंने समझाया इसको बहुत डिटेल में। अगला क्या है? टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो के केंद्र में अधिकतम स्पर्शरेखीय गति होती है तथा यह फोर्स वोर्टेक्स की तरह बिहेव करता है, और टॉर्नेडो के बाहरी सतह में फ्री वोर्टेक्स मोशन पाई जाती है। केंद्र के निकट द्रव अधिक वेग से घूमता है, केंद्र पर दाब न्यूनतम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था टॉर्नेडो के संबंध में। तो सेंटर रीजन फोर्स वोर्टेक्स होता है, आउटर रीजन में फ्री वोर्टेक्स होता है, सेंटर प्रेशर मिनिमम होता है और सेंटर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। वाटर का डेंसिटी आपको पता है 1000 kg/m³ होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चैप्टर ख़त्म करते हैं और हम अगला चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर पसंद आया होगा मेरा ये मेहनत आपको, तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।